तो जैसा कि आप सबको पता है, यूपीएससी एक पेपर लेता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे सिविल सर्विस का पेपर कहते हैं। सिविल सर्विसेज में वैसे अगर देखा जाए 4 कैटेगरी की जॉब्स होती है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये जॉब्स किस लिए हैं। 5 मिनट का समय लेंगे आपका, ठीक है। उसके बाद ये भी बताएंगे कि 10 महीने में कैसे 2024 क्लियर करा जा सकता है। जैसे आपके सीनियर से नहीं क्लियर करा है, इतना हार्ड पेपर होने के बावजूद लोग कह रहे हैं हार्ड है, जबकि हमारे स्टूडेंट्स को बहुत आसान लगता है। देखेंगे ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले अगर आप समझें तो मैंने आपको बताया कि यूपीएससी जो सिविल सर्विस का पेपर लेता है, देखा जाए तो सिविल सर्विसेज में 4 तरह की जॉब्स आती हैं। इन्हें कहते हैं ग्रुप ए, बी, सी, डी। थर्ड पे कमीशन से पहले, यानी जो भारत सरकार के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, उनको पहले क्लास ए, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ कहा जाता था। लेकिन थर्ड पे कमीशन के बाद, यानी जो इन सबकी सैलरी निर्धारित करता है, सरकार को रिकमेंडेशन देता है, थर्ड पे कमीशन के बाद इनका नाम ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी पड़ गया। समझ में आई बात। अब क्या है, ग्रुप ए और ग्रुप बी को मैनेजरियल पोस्ट कहते हैं। जैसे एसपी एक ग्रुप ए की पोस्ट है, तो उसका काम ये नहीं है कि जगह जगह जाकर बीटिंग देना। 112 पे आप कॉल करेंगे तो एसपी नहीं आएगा, क्योंकि मैनेजरियल पोस्ट है। ग्रुप सी, ग्रुप डी को हम कहते हैं स्टाफ की जॉब। इसलिए आपने देखा होगा सी और डी के ज्यादातर पेपर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कराता है, बिकॉज दिस इज स्टाफ जॉब। जबकि ग्रुप ए और ग्रुप बी कौन सी पोस्ट है? मैनेजरियल पोस्ट। वंडरफुल। और ये केंद्र की मैनेजरियल पोस्ट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो यूपीएससी करवाता है। एवरीवन, पीसीएस जितने भी स्टेट के पीसीएस है, जैसे हरियाणा के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कह सकते हैं, पीसीएस कह सकते हैं, बात एक ही है। उत्तर प्रदेश का पीसीएस है, राजस्थान का पीसीएस है, मध्य प्रदेश का पीसीएस है। ये पीसीएस के पेपर भी ग्रुप बी, ग्रुप ए, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इन सब के पेपर लेते हैं। एवरीवन, तो सिविल सर्विस एक केंद्र की जॉब है, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक। पीसीएस में स्टेट की जॉब्स है, वो भी ग्रुप ए, बी, सी, डी, उनका भी नाम ग्रुप ए और बी, सी, डी है। एवरीवन, अब समझिए, पीसीएस भी सिविल सर्विस का देखा जाए, इसे कहेंगे स्टेट सिविल सर्विस। स्टेट सिविल सर्विस की ग्रुप ए और ग्रुप बी का ही पेपर कराता है पीसीएस। ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए उसमें भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जैसे हरियाणा का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एवरीवन, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में पीएससी और यूपीएससी का आर्टिकल पढ़ेंगे, हमारा संविधान है ना, उसमें आर्टिकल पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि यूपीएससी और पीसीएस चाहे तो ग्रुप सी और ग्रुप डी का भी पेपर ले सकता है। एवरीवन, लेकिन लेता इसलिए नहीं है क्योंकि ओवरबर्डन्ड हो जाएंगे। इसलिए पीसीएस कोशिश करता है बस ग्रुप ए, ग्रुप बी का लेना, यूपीएससी कोशिश करता है ग्रुप ए और ग्रुप बी का लेना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये स्टेट गवर्नमेंट। एवरीवन, इन ग्रुप ए और ग्रुप बी वाली पोस्ट को गैजेटेड ऑफिसर भी कहा जाता है। अब आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि गैजेटेड का क्या मतलब है। एवरीवन, गैजेटेड ऑफिसर का मतलब होता है एक सरकार का मैगजीन आती है एक तरह से, जो हर डिपार्टमेंट में सर्कुलेट होती है। उसमें अगर ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन के बारे में किसी भी ऑफिसर के लिखा गया है, किसी भी ऑफिसर के बारे में लिखा गया है, उसे गैजेटेड ऑफिसर कहते हैं। एवरीवन, पहले क्या होता था, बचपन में आपने देखा होगा, मार्कशीट अटेस्ट करने वाला गैजेटेड ऑफिसर होता था। मोदी सरकार ने कहा कि हर आदमी भी ऑफिसर है, सेल्फ अटेस्टेशन कर सकता है। और सही बात है, किसी ऑफिसर की परमिशन की क्यों जरूरत है आपको खुद को प्रूव करने के लिए। इसलिए मोदी सरकार ने सही कहा, आप सेल्फ अटेस्टेशन होता है बेटा। चले आगे। तो हम ये देख रहे थे कि सिविल सर्विसेज, जिसमें ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक की पोस्ट आती है, कुछ जॉब इसमें मैनेजरियल पोस्ट है। समझ में आया आपको। अब आप ये समझिए कि यूपीएससी किस तरह से प्रिपेयर करना है, पहले तो क्यों प्रिपेयर करना है, और आप खुद से ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रिपेयर करने से कोई फायदा भी है। एवरीवन, या यूपीएससी जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है, अगर हमने प्रिपेयर कर भी दिया और हमारा नहीं हुआ तो क्या?
डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहली बात तो आपको खुद से ये पूछना चाहिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं ये पोस्ट कितनी बड़ी है, ठीक, क्यों? अगर मैं आपसे कहूं किसी कंपनी का आपको सीईओ बनना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और मान लो फॉर्च्यून 500 कंपनीज की न बात करें हम, फॉर्च्यून 500 गूगल है उसमें, IBM है उसमें, फेसबुक है, मेटा कहते हैं उसे, बहुत सारी कंपनियां हैं, सन फार्मा है, खाली आईटी की बात करें फार्मास्यूटिकल ले लीजिए आप, सन फार्मा है, और भी बहुत सारी कंपनीज है, भूटानी इंफ्राटेक है रियल इस्टेट में, बहुत सारी कंपनी है, ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज में आती हैं। अब इन कंपनीज का सीईओ बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कितने सालों में जाकर आप इन कंपनी का सीईओ बनेंगे, बताइए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कितने सालों में जाके बनेंगे, ये भी बता दीजिए जल्दी जल्दी। अभी इसे बड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। लोग मुझसे कहते हैं सर कविताएं भी करा करो, मैंने कहा वो करता तो हूं, लेकिन सिंपल सी बात है, पहले इंपॉर्टेंट बात तो कर लें। हम भी अगर मोटिवेशन के नाम पर खाली सस्ता नशा यूट्यूब पे बेचे तो उसका कोई फायदा नहीं है, आपकी जिंदगी में वो फर्क नहीं डालेगा। बताइए एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस, कितना 20 ईयर्स का, चलिए 15 साल ले लेते हैं, 15 ईयर्स। और एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? मुझे लगता है आईआईटी के बाद आप हार्वर्ड से होके आने चाहिए या कैम्ब्रिज से पढ़े होने चाहिए, तब जाके आप बनेंगे। खाली आईआईटी की डिग्री काम नहीं करेगी, ठीक है। फॉर्च्यून 500 कंपनी उन्हें कहते हैं जिनका टर्नओवर $2 बिलियन से ज्यादा का होता है। आप समझते रहिए, एक डिस्ट्रिक्ट का भी टर्नओवर $2 बिलियन से ज्यादा का ही होता है। और गुड़गांव जैसी डिस्ट्रिक्ट तो बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, यहां तो बिलियंस का अंदाजा भी नहीं है आपको। एवरीवन, गुड़गांव की जीडीपी बहुत ज्यादा है। इस डिस्ट्रिक्ट का सीईओ बनने के लिए बस एक ग्रेजुएशन चाहिए और एक पेपर क्वालिफाई होना चाहिए जिसका नाम है IAS। ना 15 साल चाहिए, ना हार्वर्ड की डिग्री चाहिए। एवरीवन, और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको मान लो आप बहुत बड़ी कंपनी खोले, मान लो एक ले लेते हैं सन फार्मा, आप अपनी कंपनी खोले बिट्टू फार्मा, चिंकी फार्मा, पिंटू फार्मा, आपकी एक कंपनी है बड़ी, आपको इस नाम पे हंसी क्यों आ रही है? पिंटू पे, एल्बर्ट पे तो नहीं आती तो मान लो एल्बर्ट फार्मा, आपने एक कंपनी खोली। अब इस कंपनी में अगर आप एक बात बताइए, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपके बिट्टू फार्मा को जो ये सन फार्मा के लेवल पे पहुंचे। मान लो नई कंपनी खोली है जो API बनाती है, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, छोटी सी कंपनी है, धीरे धीरे कितनी मेहनत करेंगे जो ये सन फार्मा के लेवल पे पहुंचेगी? 1 से 2 डिकेड, 20 साल में बना देगा। जज्बा होना चाहिए, खैर 20 साल लगेंगे, है ना? 20 साल ले सकते हैं एवरीवन। अब समझिए, ऐसी करके सुनिए, ऐसी करके कितनी सारी कंपनी पूरे इंडिया में होंगी, कितनी फार्मास्यूटिकल की कंपनी पूरी इंडिया में होंगी, गिन सकते हैं आप? होंगे कम से कम 10,000, इतनी तो होगी मिनिमम 10,000 बिट्टू फार्मा जैसी। इन सब को हेड करता है एक आदमी जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल का सेक्रेटरी। आपने 20 साल में एक कंपनी बनाई, वो 15 साल में सेक्रेटरी बन गया। आप एक कंपनी के मालिक हैं, वो सारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन साइन करता है। रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा, लाइसेंस कैंसिल कर देगा तो कंपनी कैंसिल हो जाएगी। एवरीवन, सी द पावर। मैं बस ये नहीं कह रहा हूं कि आप पावर के लिए सिविल सर्विस में जाइए, ये तो बहुत ज्यादा मोरोनेस हो गई, और ऐसे आदमियों का सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए जो खाली पावर के लिए जाएं। लेकिन आप समझिए, विद ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उत्तरदायित्व भी उतना बढ़ाती है पूरी कंट्री की सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी आपके अंदर।
तो YIS तो मुझे समझ में आता है क्यों, आप समझ गए होंगे क्यों ये जरूरी है एवरीवन। अब कुछ कितने लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है, नहीं हुआ तो, क्वेश्चन ये भी आता है नहीं हुआ तो। खैर मेहनत करने वालों के लिए कभी भी राह कठिन नहीं होती, लेकिन फिर भी क्वेश्चन ये हो सकता है नहीं हुआ तो क्या करेंगे, है ना। अब एक बात बताओ, यूपीएससी नहीं करते तो क्या करते, ये बताओ ना। और मैं ये भी बताऊंगा यूपीएससी करके क्या हो सकता है। यूपीएससी नहीं करते तो क्या हो करते, हाँ ऐसे क्या करते, अरे बताओ, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओ हमारी क्लास। कॉल सेंटर, ये कौन है जो या तो आईएएस बनेगा या सीधे कॉल सेंटर में काम करेगा। हाँ जी, क्या करते, बताइए बताइए, जल्दी बताइए, टाइम कम है अपने पास। चलो, गूगल में काम करते, अच्छी बात करते हैं ना हम। एक गूगल की जॉब आईएएस ऑफिसर की तरह ही है। टीसीएस वालों का ये कहना है हम तो सरकारी काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी कंपनी है। क्या करते, टीसीएस में जाते, गूगल में जाते, मेटा में जाते, ऐसा होता ना। गूगल वैसे अल्फा है। अब एक बात बताइए, गूगल में जाते तो आज के समय पर जब इतना रेसेशन है, रेसेशन क्यों है आप समझिए इस बात को। 2 फरवरी 2023 जब से चैट जीपीटी आया है, जब से एआई ने कदम रखा है मार्केट में। एआई तो खैर बहुत पहले से है, लेकिन आम लोगों के लिए चैट जीपीटी जब से फरवरी 2023 से खुला है, कितने लोग उसने यूजलेस एंड जॉबलेस बना दिए। समझ में आया। मैं आपसे कहूं गूगल में जाना है आपको, आप अपने लिए एक रिज्यूम बनाइए जिसके बेसिस पे गूगल आपको ले, ठीक है। और पहला बड़ा क्वेश्चन हर बड़ी कंपनी का यह होता है कि आपको ऐसी क्या बात पता है जो उस बड़ी कंपनी यानी गूगल को नहीं पता। आप पूछोगे ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो गूगल बाबा को नहीं पता। चमत्कारी है वो तो, हर किसी के कंप्यूटर में घुसा हुआ है, इंटरकनेक्शन है, सारा डेटा उसके पास। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है। आप समझिए, चैट जीपीटी की आंधी में आपसे कहा जाए अपना रिज्यूम बनाइए, कितना समय चाहिए। चलिए मान लेते हैं आपको कहा जाए अपना रिज्यूम बनाइए, कितना समय चाहिए आपको बेस्ट रिज्यूम बनाने के लिए, और कैसे बनाएंगे ये भी बता दीजिए। कैसे बनाएंगे, कैसे रिज्यूम बनाएंगे अपना। गूगल में जाना आपको इंटरव्यू देने, बताइए। 3 से 4 दिन कैसे बनाओगे आप, यानी 15-20 साइट से देखोगे, उसमें से जो अच्छे अच्छे पॉइंटर्स होंगे वो अपने रिज्यूम में डालोगे, है ना। हाँ, प्रैक्टिक ऐसा नहीं तो और कैसा। हाँ, तो फिर कैसे, फिर रिज्यूम कैसे बनाओगे आप। मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूं कि रिज्यूम कैसा बनाएंगे आप इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, मैं आपसे रिज्यूम पूछ रहा हूं अभी। कैसे बनाएंगे, क्या लिखेंगे उसमें, किस तरह से लिखेंगे, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। मेरा मतलब कहीं से तो रेफरेंस लोगे, एक नहीं 15 साइट से रेफरेंस लोगे। चैट जीपीटी वो रिज्यूम नैनो सेकेंड में बनाएगा और एक बार में, एक नैनो सेकेंड में 10,000 साइट से डेटा लेकर आपके हाथ में दे देगा विद इन नैनो सेकेंड। हरा पाएंगे आप चैट जीपीटी को? अगर आप एआई को हरा सकते हैं, रोबोटिक्स को हरा सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हरा सकते हैं, तो ही आगे का फ्यूचर आपका है, ये समझ लीजिए आप। अदरवाइज इस आंधी में यूजलेस एंड जॉबलेस बहुत जल्दी होंगे। अब मैं आपसे कहूं कि आप कह रहे हो प्राइवेट सेक्टर में आप बात कर रहे हैं यूजलेस एंड जॉबलेस के लिए, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आने वाली आंधी की। वो आने वाली आंधी ऐसी है
कि अगर अपने आप को आपने सोचने समझने वाला नहीं बनाया, आप में इतनी कैपेबिलिटी ना हो कि जो बात आपको पता है, जो समझ आपकी डेवलप है, वो गूगल की समझ ना वो डेवलप हो, तो ही जाके आप आगे एम्प्लॉयबल हैं, तभी आपको कोई नौकरी देगा। आप कहें मैं तो ओला उबर चला लूंगा, उसके लिए भी आगे ड्रोन्स आ जाएंगे, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स आ जाएंगे जो डिलीवरी डोर स्टेप करेंगे, और उसमें कोई ये भी नहीं लगा सकता कि आपने फोन मुझे टूटा हुआ दिया, उड़ के आ रहा है वो। मेवात का जमतारा काम नहीं कर सकता वहां पर कुछ लोगों का। तो अपने आप को आपको इतना टैलेंटेड और इतना सोचने वाला बनाना है। अब बात यह है यूपीएससी क्यों। मैं आपको सच बात बताऊं, मैं एक इंजीनियर भी हूं, मैंने लॉ की डिग्री भी ली, और मुझे ऐसा लगता है मैंने दुनिया में हर जगह हाथ डाला है। मैं आईटी इंजीनियर भी रहा, कंपनी में भी मैंने काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ दिन रहा। हर चीज देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि इधर आइए, कि यूपीएससी की पढ़ाई ने मुझे जो परिपक्व आदमी बनाया, वो कोई पढ़ाई मुझे नहीं बना पाई। मैंने लॉ को यूपीएससी की पढ़ाई के बाद समझा, मैंने इंजीनियरिंग को यूपीएससी की पढ़ाई के बाद जाना, मैंने ज्योग्राफी को यूपीएससी के पढ़ाई के बाद फील करा। इतनी मल्टी डायमेंशनल ये पढ़ाई करवाता है कि आपको एक परिपक्व आदमी बना ही देगा। अगर आपने सच में एक थिंकिंग लेवल की पढ़ाई करी है यूपीएससी में, आप कहीं पे भी एम्प्लॉयबल हो सकते हैं, कुछ भी काम अच्छा कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। अब बात यह है, आप पढ़ेंगे, कहना नहीं चाहिए, आप पढ़ेंगे रटेंगे, पढ़ेंगे भी नहीं रटेंगे लक्ष्मीकांत से, और आप ये सोचेंगे आप एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बन जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये डेफिमेशन होगा क्या लक्ष्मीकांत के बारे में ऐसा कहना। मैं बुक को खराब नहीं बता रहा हूं, मैं पढ़ने के तरीकों को खराब बता रहा हूं। बुक तो कोई भी खराब नहीं हो सकती, पढ़ने का तरीका अच्छा और बुरा बनाता है। जब तक आप सोक्रेटिक क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो पूछ रहे हैं उससे वाई 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 नहीं पूछेंगे, तब तक आपके पढ़ने का तरीका बेकार होगा, आप कुछ नहीं सीख रहे हैं। आप बस पता है क्या कर रहे हैं, एक लॉर्ड मैकेले जो हमें एक पैराडाइम दे के गया था, हम इंग्लिश रटते हैं रातों रात, अगले दिन जाकर वोमिट कर देते हैं। इंग्लिश का पेपर होता है खाली, इंजीनियरिंग का पेपर इज नथिंग, आपने कितनी डेफिनेशन इंग्लिश की रट ली है। लॉ का पेपर इज नथिंग, बट आपने कितने लीगल एक्जियोम्स रट लिए हैं। ज्योग्राफी का पेपर इज नथिंग, आपने कितनी सारी नई नई टर्म्स रट ली हैं बिना सोचे समझे, और अगले दिन जाके वोमिट कर दिया है। अब इतनी यूजलेस पॉपुलेशन में हर कोई जब आपके जैसा है, हर कोई जब आपके जैसा है, तो आपको क्यों कोई रोजगार दे, या कोई क्यों आपको एम्प्लॉयमेंट दे। आपने भी वही रट के काम करा है क्वांटम से 10 ईयर से, उसने भी वही काम किया है, उसकी राइटिंग थोड़ी साफ थी। तो बात है ना, हमारे यूनिवर्सिटीज में, सारी नहीं कुछ यूनिवर्सिटीज में नंबर इस तरह से मिलते हैं कि भैंस ने कितना गोबर किया है उसके ऊपर, यानी आपने कितना ज्यादा कॉपी भरी है। ये जिंदगी में आपको कुछ अच्छा बना रही है क्या? आप खुद से क्वेश्चन पूछिए। कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट हुआ पढ़ के? आपको कभी ऐसा लगा यूनिवर्सिटी में कि आपने कुछ नया सीखा हो? और जब आपको ये पढ़ाई जब तक ये आयाम ना दे पाए कि आप पढ़ के कुछ नया सीख रहे हैं, आप कुछ नया कर रहे हैं, आपकी सोच में तब्दीली हो रही है, तब तक पढ़ना बेकार है। और आप अपने कहना नहीं चाहिए हम ग्रेजुएशन में यही करके आते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। तो यूपीएससी की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी का प्री भी निकालना यह बता देता है कि आपको सोचना समझने आ गया। यहां पर अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं,
तो उसे भी बहुत डेप्थ में पढ़ रहे हैं। आपको अर्थव्यवस्था का पता है कि कब रेसेशन आता है, कब रेसेशन आता है, कभी बूम आता है, तो आप अपने बिजनेस में प्रोग्रेस कर सकते हैं कि रेसेशन में हमें खर्चा ज़्यादा नहीं करना, बूम पीरियड में कमाना ज़्यादा है और रेसेशन पीरियड के लिए बचा के रखना है। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ सकता है कि लैंडस्लाइड कहाँ हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है, कहाँ भूकंप की ज़्यादा, कौन भूकंप का ज़्यादा डेंजरस जोन है, कौन नहीं है। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उससे सीख सकते हैं कि जो गलतियां पास्ट में हुई वो गलतियां हम आज रिपीट ना करें। जो गलतियां मेडिवल एज, मध्यकालीन युग में हुई और हमारा समान पिछड़ा रह गया, वही गलतियां हम आज करेंगे तो हम वहीं चले जाएंगे। हिस्ट्री हमें सिखाती है। हिस्ट्री डेट का कुछ लेना देना नहीं है। हिस्ट्री में हमारे स्कूलों में क्या किया जाता है, हिस्ट्री के नाम पर डेट रटवाई जाती है, लेकिन यूपीएससी इससे बहुत ऊपर है। यूपीएससी हिस्ट्री में ये नहीं पूछ रही है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था। यूपीएससी पूछ रही है वाई सो मैनी बैटल वाज फॉट एट पानीपत, यानी पानीपत में ही इतनी लड़ाई क्यों हुई। अगर इतना सोचने का अगर आपका लेवल है तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। वो अलग बात है आपका, अगर कितने बच्चे यूट्यूब पे भी हैं, कितनी डिफरेंट जगह भी हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि भाई यूपीएससी करा, उन्होंने 1 साल कहीं दिल्ली में या कहीं कोचिंग ली और नहीं हुआ, आपने उस तरह से कभी पढ़ा ही नहीं। दिक्कत इस बात की है क्योंकि यूपीएससी स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन नहीं पूछ रही है कि गांधी जी ने नॉन वायलेंस और सत्याग्रह में क्या किया। वो पूछ रही है अगर गांधी जी आज जिंदा होते तो क्या कर रहे होते। अब इसका जवाब किसी बुक में नहीं है, इसका जवाब आपको ये डेवलप करना है। दिखा दीजिए आप किसी बुक में ये क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम ले आइए, बीएल ग्रोवर ले आइए, विपिन चंद्र ले आइए, किसी बुक में इसका आंसर नहीं मिलेगा। इसका आंसर आपके दिमाग में, ये आपकी थिंकिंग है। तो ये एक तो मैं आपको बार बार ये कहना चाहता हूं और फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये पेपर एक थिंकिंग लेवल का है। इस बार भी क्वेश्चन मैं एक चीज और बताना चाहूंगा यहां पर कि 2013 एक बहुत बड़ा ईयर रहा है। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज ने एक कंसेप्ट इजाद किया था, ओपन बुक टेस्ट। क्या कहते हैं इसे? ओपन बुक टेस्ट, कि बुक खोल के कर लो। और मैं आपको बताऊं, दुनिया में कहीं भी कोई अच्छे चेंजेस होते हैं, यूपीएससी उसे एक्सेप्ट करने वाली पहली ऑर्गेनाइजेशन होती है इंडिया में। इसलिए आप देखो, इसके पेपर देने वाले आईआईटी से लेकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लेकर हर वर्ग का और हर तरह का बच्चा होता है, हर तरह का स्टूडेंट होता है। यूपीएससी ने भी ऐसे क्वेश्चन बनाना चालू कर दिए, ओपन बुक टेस्ट। गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते, देख लो अब स्पेक्ट्रम से इसका आंसर मिल जाए तो। चैट जीपीटी की आंधी आई फरवरी, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन ऐसा बना दिया जो चैट जीपीटी ना सॉल्व कर पाए। ओनली 1 is true, ओनली 1 2 3 is true, ओनली ऑल 3 are true। चैट जीपीटी वो समझ नहीं पाएगा, ह्यूमन माइंड समझ लेगा। द पेपर इज ऑफ थिंकिंग लेवल। और पढ़ना कैसे है मैं आपको पहले बता रहा हूं। आज के समय पर जब दुनिया इतनी जल्दी चेंज हो रही है, हर 5 साल में अगर आप देखेंगे तो बहुत जल्दी चेंजेस आ रहे हैं। इतनी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं कि हमें अब हम स्पेशलाइजेशन से ज्यादा जनरलाइजेशन चाहिए। कि अगर कोई चीज जो कांस्टेंट है वो चेंज है, यानी परिवर्तन, और अगर आप जमाने के साथ, जो जमाना जिस तरह से चेंज हो रहा है, आप अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे तो यूजलेस एंड जॉबलेस बन जाएंगे। दिस इज द प्रॉब्लम। और वो चेंज कैसे आएगा? चेंज आएगा सोचने समझने से, थिंकिंग एनिमल से। पढ़ने में भी चेंज लाना पड़ेगा आपको। जैसे हम पहले से ही, हमारी एक
पढ़ाई की स्ट्रेटजी होती है, जैसे आपको और जगह और इंस्टीट्यूट जाएंगे तो आपको देखेंगे सब्जेक्ट वाइज पढ़ाया जाता है कि इकोनॉमिक्स है, एक पॉलिटी है, एक ज्योग्राफी है। हम यहीं तक सीमित नहीं हैं, हम टॉपिक वाइज एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए एक टॉपिक है एग्रीकल्चर, तो इसका एक हिस्टोरिकल डायमेंशन है कि सीता मां राजा के लैंड में मिली थी, दशरथ के लैंड में मिली थी, और दशरथ जो राजा का लैंड होता है उसे सीता कहते हैं, इसलिए माता सीता का नाम सीता पड़ गया। आपको समझ में आना चाहिए, हिस्टोरिकल डायमेंशन। इसकी एक ज्योग्राफिकल डायमेंशन है, क्यों जम्मू कश्मीर में ही सैफरॉन की खेती होती है, क्यों बिहार में नहीं हो सकती, ज्योग्राफिकल डायमेंशन। इंडिया में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं, यानी कहां कहां किस किस तरह का एग्रीकल्चर होता है, कौन सी क्रॉप कहां होती है, किस तरह की सॉइल है कहां, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफिकल डायमेंशन। नेक्स्ट इकोनॉमिकल डायमेंशन, हम बात कर रहे हैं सब्जियां इतनी महंगी हैं, तो महंगाई के साथ ये इनकम फार्मर्स तक भी तो जानी चाहिए, लेकिन नहीं जा रही है, बीच में मिडल मैन इतने हैं। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा कहता है कि 5000 से ज़्यादा किसान हर साल सुसाइड करते हैं। आपको समझ में आना चाहिए, इंडिया, हम जहां कृषि प्रधान देश कहते हैं, एग्रीकल्चर डोमिनेशन है जहां पर, वहां क्यों फार्मर क्यों सुसाइड कर रहा है। इकोनॉमिकल डायमेंशन। इसका लीगल डायमेंशन, 3 कानून आए, उनसे क्या फायदा हो सकता था, क्या नुकसान हो जा सकता था। एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्यों हमने एग्रीकल्चर के नाम पे मोनोकल्चर को जन्म दे दिया है कि खाली गेहूं चावल गन्ना, गेहूं चावल गन्ना, यही हो रहा है। ये आपको सोचने की जरूरत है। एथिकल डायमेंशन कि एक्सेसिव एग्रीकल्चर एनवायरमेंट को भी तो खराब कर रहा है, एक्सेसिव फर्टिलाइजर तालाबों को भी तो गंदा कर रहा है। एथिकल डायमेंशन। तो बात यह है कि अगर आपको अब सिविल सर्विस निकालना है तो आपको डिफरेंट 360 पर्सपेक्टिव में सोचना पड़ेगा, टॉपिक्स अपने कंप्लीट करने पड़ेंगे, बुक्स नहीं से कुछ नहीं होगा। आज हमें एक जर्नलाइजेशन चाहिए, जर्नल चाहिए, जो जर्नलाइजेशन के प्रिंसिपल से आता हूं, जो हर 5 साल में अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज कर सके, नई जो दुनिया है उससे अपने आप को मैच कर सके। जो तभी पॉसिबल है जब आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव में व्यू रखते हो। ये व्यू पॉइंट, मल्टीपल पर्सपेक्टिव व्यू पॉइंट, और वो तभी बनेगा जब आप इस बुक से ऊपर का सोचोगे। इसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ये डेवलप करना पड़ेगा आपको। तो हम सिविल सर्विस की बात कर रहे थे, आगे चलते हैं और देखते हैं 2024, मेन बात पे आते हैं कि 2024 कैसे क्लियर किया जाए। क्योंकि बात यह है कि एक स्ट्रेटजी होना राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर दिन आप ऐसा करें कि हर दिन आपका एक नया दिन हो, उस दिन में ही जो कर सकता है वो करें। एक ही दिन है आपके पास, हमेशा ये सोच के चलना है, ये हर चीज को कल पे नहीं डालना है। जब तक आप ये सोच के नहीं चलेंगे कि मेरे पास एक ही दिन है, तब तक आप इस एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, लाइफ में भी नहीं हो पाएंगे। तो आपको ऊपर वाले ने कौन सा दिन दिया है? आज का, अभी का, बस यही दिन है हमारे पास। कल का किसको पता, किसी दंगे में फंस जाए, एवरीवन। आजकल वैसे भी हमारे यहां बहुत हो रहा है। 21वीं शताब्दी का गुड़गांव है ना हमारा। चलिए, तो हर दिन आपको नया करना है। अब पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि सर एलिजिबिलिटी क्या होगी, मैं पेपर दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं, दे सकती हूं या नहीं दे सकती। मैं आपको आईएएस और पीसीएस में तो मोस्टली एलिजिबिलिटी 40 साल होती है, और कहीं कहीं 45 साल भी है जो पीसीएस की एलिजिबिलिटी है।
आईएएस की जो जनरल कैटेगरी के बच्चे स्टूडेंट हैं, यानी जो अपने आप को सो कॉल्ड अपर कास्ट से आते हैं, उनके लिए 32 साल तक वो पेपर दे सकते हैं, 6 अटेम्प्ट है। और ये इसलिए करा गया है, इसके पीछे भी रीजन है, बाद में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ओबीसी के लिए 35 साल की एज है, मैक्सिमम अटेम्प्ट 9 दे सकते हैं वो, जितने भी ओबीसी से आते हैं। एससी एसटी का अगर अटेम्प्ट एज देखें तो 37 है, और जब तक ये 37 एज पूरी नहीं होती वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। जो डिसेबल्ड है, जो अपंग है, फिजिकली चैलेंज्ड है, उनके लिए मैक्सिमम एज 42 है, और जब तक उनकी एज है तब तक वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया है, एज कैटेगराइजेशन है। अगर आप इस एज कैटेगराइजेशन में नहीं फिट होते, क्योंकि ये यूपीएससी के लिए है, तो पीसीएस में आप 45 ईयर्स तक भी पेपर दे सकते हैं। वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है। इसमें भी कुछ ऑल इंडिया सर्विसेज आती हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये 3 सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज में आती हैं, जो सेंटर और केंद्र के बीच में निर्धारित नहीं है, यानी ये ना सेंटर है ना केंद्र है। ये वो जॉब्स हैं जिनका रिक्रूटमेंट, जिनकी ट्रेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कराता है, लेकिन इनकी पोस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट में भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हो सकती है। इसे ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं। एवरीवन, 3 ही जॉब्स आती हैं, आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। चलिए, बात हो रही है कि इंडियन जुडिशियल सर्विसेज की भी, लेकिन अभी वो नहीं आएगा। और इंडियन जुडिशियल सर्विसेज की मिनिमम एज 32 साल है, क्योंकि उसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाने की बात करी गई। मिनिमम 32 साल है, मैक्सिमम तो फिर वो 45 जाती है। तो आप तो अभी एलिजिबल भी नहीं होंगे, ठीक है। लॉ की डिग्री मस्ट है। आइए, तो हमें पता है यूपीएससी का, हमने एज अटेम्प्ट देखा, कितनी एज है, कितनी अटेम्प्ट है। 3 लेवल पे पेपर होता है, सबको पता होगा। प्रीलिम्स, जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये, इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं है, कॉमन सेंस से, लॉजिक से पेपर देना है। कहते हैं डार्कन द सर्कल, हिंदी में गोला लगाना। और मैं एक चीज और बता दूं, हिंदी और इंग्लिश का ये बैरियर तो भूल ही जाइए। सोचना हिंदी में चालू कर दीजिए, जो आपकी मदर लैंग्वेज है। कोई भी बंगाली है तो बंगाली में सोचे, तमिलियन है तो तमिलियन में सोचे, कन्नड़ है तो कन्नड़ में सोचे। ये साइंटिफिकली प्रूव है कि जब हम अपने मदर वूम में होते हैं, और जो पहली फॉर्म ऑफ नॉलेज मदर वूम में डेवलप होती है, पहली फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन डेवलप होती है, वो डेवलप होती है जब हमारा एमनियोटिक कॉर्ड मदर के बोलने से वाइब्रेट करता है। और वाइब्रेट करना, वाइब्रेशन की जो एनर्जी है, वो हमारी पहली नॉलेज बनाती है, वो मदर लैंग्वेज से आती है। हम सोच समझ अपनी मदर लैंग्वेज में ही सकते हैं। तो लैंग्वेज का कभी बैरियर ना बनाएं। आज का जमाना इंग्लिश और हिंदी, चाइनीज, इन सबसे बहुत ऊपर हो गया है बेटा। गूगल ट्रांसलेट 2 मिनट में इंग्लिश लिख देगा आपके लिए। हिंदी नहीं आती है तो इंग्लिश बोल के हिंदी लिखवा लोगे, और सारी ऐसी ट्रांसलेशन होता है। लेकिन सोचने न समझने की ट्रांसलेशन नहीं हो सकती है। समझ में आया? चैट जीपीटी आपके लिए सोच नहीं सकता, कर सकता है, वो डेटा इकट्ठा कर सकता है, सोचने का काम आपका ही है। तो अब एक चीज और, कि हम सोचना समझना चालू करें, और वो हमारी मदर लैंग्वेज में हो, ये कंपलसरी है। आगे, प्री के बाद मेंस। मेंस जो है वो रिटर्न होता है। अच्छा, प्री में आपको पता 2 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट, जिसमें जनरल स्टडीज पूछा जाता है, एवरीथिंग अंडर द सन, ये सिलेबस है। ये मैं नहीं कह रहा, लॉर्ड मैकाले कह रहा है। 1853 सिविल सर्विस का पेपर डिजाइन किया है ना उसने। पूछा गया लॉर्ड मैकाले से, क्या होगा यूपीएससी का सिलेबस? उसने कहा नॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो किसी ने कहा नॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटी क्या होता है? उसने कहा एवरीथिंग अंडर द सन। इसमें यूनिवर्स भी आता है, सन से भी बाहर। एक पॉलीमैथ हमें चाहिए, एक लीडर हमें चाहिए, एक पढ़ा लिखा आदमी सोच भी सकता है। इसलिए पेपर इस चीज का हो रहा है। ये जनरल स्टडीज है,
और कुछ कितने लोगों में मैंने ये गलत पैराडाइम भी देखा है, कितनी बार वो कहते हैं कि सर ये यूपीएससी का पेपर है ना ह्यूमैनिटी वालों के लिए है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ह्यूमैनिटीज में वो पढ़ाया नहीं जाता जो यूपीएससी में पूछा जाता है। हिस्ट्री पूछी जाती है साइंटिफिक वे में, देखेंगे कैसे पढ़ना भी है इसे। आपको कभी किसी भी यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलरली कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज को छोड़ दे, जैसे जेएनयू और डीयू हो गई, कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज भी है, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में देखें तो हिस्ट्री में ये नहीं पढ़ाया जाता कंटिन्यूटी एंड चेंज क्या है। यूपीएससी की हिस्ट्री में आपको कंटिन्यूटी एंड चेंज पढ़ना है। हिस्ट्री इज नथिंग बट कंटिन्यूटी एंड चेंज। एक एग्जांपल दें इसका, सारे सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते हैं, आत्मा क्या होती है ये भी देखेंगे आप। एक एग्जांपल दें कंटिन्यूटी एंड चेंज का। मान लीजिए मौर्यन एम्पायर है, मौर्यन एम्पायर अशोकन एम्पायर जो बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था। अब मौर्यन एम्पायर से टूटकर डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी आई। सुंग आई, सुंग के बाद नीचे सातवाहन थे, सुंग डायनेस्टी थे, पुष्यमित्र सुंग वाली सुंग डायनेस्टी थी, कानवा डायनेस्टी थी और नीचे सातवाहन डायनेस्टी थी। आपको सातवाहन डायनेस्टी के का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुंग डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो मौर्यंस का ही कॉपी होगा क्योंकि इनसे ही टूट के आए। इसे कहते हैं कंटिन्यूटी। एवरीवन, ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी। गुप्तास के बाद एकदम से डिक्लाइन होगा, फॉरेन इन्वेडर्स आएंगे, चेंज आ गया, चेंज पढ़ना है। तो हिस्ट्री इज नथिंग बट कंटिन्यूटी एंड चेंज, यू हैव टू स्टडी दैट। और कॉलेज में क्या किया जाता है, बाबर कब आया था, बाबर कब आया था, 1526 सालगिरह मनाओगे उसकी। अकबर की मौसी का नाम क्या है, चाची का नाम क्या है, फूफी का नाम क्या है। इससे बहुत ऊपर है यूपीएससी। वो सोसाइटी पूछ रहा है आपकी, वो टैक्सेशन पूछ रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन पूछ रहा है, यानी आम लोगों की हिस्ट्री पूछ रहा है। वो राजाओं की हिस्ट्री नहीं पूछ रहा। और वैसे भी अशोक की हिस्ट्री आपकी हिस्ट्री नहीं है, आपके परदादा की हिस्ट्री आपकी हिस्ट्री है, यानी सोसाइटी की हिस्ट्री आपकी हिस्ट्री है। अशोक या अकबर की हिस्ट्री आपकी हिस्ट्री नहीं है। एवरीवन, तो प्रीलिम्स में हमें पता है जीएस पेपर फर्स्ट होता है, दूसरा जीएस पेपर सेकंड होता है। जीएस सेकंड को कॉमन पार्लेंस में यानी आम बोलचाल की भाषा में सी सेट भी कहते हैं, लेकिन यूपीएससी सी सेट नहीं लिखता, वो खाली जनरल हिस्ट्री पेपर 2 लिखता है। ठीक है, जीएस 1 में क्या होता है, एवरीथिंग अंडर द सन, नॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटी, देखेंगे बाद में। जनरल जीएस पेपर सेकंड में क्या होता है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन, इस तरह की चीजें आती हैं। ये होगा ऑब्जेक्टिव पेपर। उसके बाद आएंगे हम, उसके बाद आएंगे इस, इधर देखो, पेपर फर्स्ट हमने करा 200 मार्क्स का है। उसके बाद पेपर सेकंड जिसे हम कहते हैं सी सेट, इसे जब क्वालिफाई करेंगे फिर आप जाएंगे मेन एग्जामिनेशन में। और मेन एग्जामिनेशन का आप देखें सिलेबस ये दे रखा है। सबसे पहले जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट, ये मेंस है, मेंस में लिखना होता है। ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिव का मतलब जो प्रोफेसर चेक कर रहा है उसकी सब्जेक्टिविटी भी निर्धारित करती है कि आपको नंबर कितने मिलेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे आंसर लिखना है। राइट विंग गवर्नमेंट के करीब कैसे आंसर लिखते हैं, लेफ्ट में कैसे आंसर लिखते हैं। ठीक है, ये भी जरूरी है समझना। तो जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट, जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, ज्योग्राफी पूछी जाती है, सोसाइटी पूछी जाती है। ठीक, जनरल स्टडीज पेपर सेकंड में, अच्छा इनकी बुक्स भी बताते रहते हैं, है ना, साथ के साथ। और बुक्स को पढ़ना कैसे है वो भी बता रहे हैं। सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में 3 तरह की हिस्ट्री होंगी। सबसे पहले एंशिएंट, ठीक है, एंशिएंट जो पुरानी हिस्ट्री है, और मोस्ट ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री आती है। आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातत्व विभाग वाली हिस्ट्री, जैसे आपने सुना होगा पाषाण युग जिसे स्टोन एज कहते हैं, वो सब आर्कियोलॉजी की हिस्ट्री है। यानी जो हमने डेड एंड डिकेइंग जो बॉडीज थी उनसे हिस्ट्री क्या ड्रॉ करी, पोट्री से यानी मिट्टी के बर्तन से क्या ड्रॉ करी, कंगन से क्या ड्रॉ करी,
कोई लड़की अगर कोई मान लो डांस की मुद्रा में है, डांसिंग गर्ल और मोहनजोदारो, उससे क्या ड्रॉ करी? तो आर्कियोलॉजिकल वाली ज़्यादा हिस्ट्री है, इसे एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में आप लिख सकते हैं, आपको जो बुक पढ़नी है, अब जो बहुत अच्छी बुक है वो है आर एस शर्मा। ठीक है, आर एस शर्मा के गुरु ही रहे हैं डी कोसाम्बी, लेकिन डी कोसाम्बी आप नहीं पढ़ पाएंगे तो आर एस शर्मा आपको पढ़नी है। बहुत अच्छी बुक है, सबको पढ़ना कंपलसरी है। अब हिस्ट्री में आ जाते हैं मध्यकालीन युग में, यानी मेडिवल एजिस में। और मेडिवल एजिस में जो बुक आपको पढ़नी है वो है सतीश चंद्र। ये पढ़नी है, सतीश चंद्र। ठीक, एवरीवन। एक चीज और, अगर आप सेज में क्लास नहीं लेते, कहीं और क्लास लेते हैं, तो आपको सारी एनसीईआरटी भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको बताऊं, हम शुरुआत में आर एस शर्मा और सतीश चंद्र क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम पढ़ा इतना देंगे कि आपको ये बुक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं और मान लो इधर उधर से आप पढ़े हुए हैं, तो आपको जरूरी नहीं है कि ये बुक समझ में आए। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो पहले आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी क्या होगी? 6 से लेकर 12th तक हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़नी है, 6 से लेकर 12th तक। लेकिन आप यहां पढ़ रहे हैं तो आपको हमारी नॉलेज को सप्लीमेंट करना है, और सप्लीमेंटेशन की बुक कौन सी है? आर एस शर्मा, सतीश चंद्र। एवरीवन। अब हिस्ट्री में अब आ गए मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? तो मॉडर्न हिस्ट्री में एक बुक आती है, एक तो आती है विपिन चंद्र। लेकिन विपिन चंद्र बहुत सारी हिस्ट्री की बात नहीं कहते, और हमारी समझ डेवलप नहीं कर पाते वो, क्योंकि उन्होंने नेशनलिस्ट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लिखी है। यानी एक तरह की हिस्ट्री राइटिंग होती है, बाद में कभी समझाएंगे, इसे नेशनलिस्ट हिस्ट्री कहते हैं। नेशनलिस्ट हिस्ट्री का मतलब अपनी अपनी बात करना, एक सेंट्रलाइज कि ब्रिटिश किंगडम को खराब बताना और बाकी सबको अच्छा बता देना। लेकिन हमें पता है ऐसा होता नहीं है। समाज में मल्टीपल पैराडाइम होते हैं। जैसे हम पैराडाइम समझिए, हम कहते हैं कि हम आपस में लड़ रहे थे इसलिए अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर गए, कहते हैं ना ऐसी बात। जब अंग्रेज आए तो वो फ्रेंच से लड़ रहे थे, पुर्तगालियों से लड़ रहे थे, डच से लड़ रहे थे, आपस में भी वो भी लड़ रहे थे। हम भी तो उनका फायदा उठा सकते थे। तो आप ये ना कहें कि हम डिसयूनिटी थी हमारे में इसलिए वो हम पे राज कर गए, ये गलत कहना है। डिसयूनिटी उनमें भी थी। लॉर्ड क्लाइव और डुप्लेक्स ने लॉर्ड क्लाइव को 50 किलोमीटर पैदल भगा दिया था नंगे पांव। जो लॉर्ड क्लाइव बाद में ब्रिटिश एम्पायर की संरचना रखता है, और डुप्लेक्स फ्रेंच गवर्नर। तो आप समझिए इस बात को कि डिसयूनिटी उनमें भी थी। तो बात यह है कि अगर हम बिपिन चंद्रा पढ़ते हैं तो हमें नॉलेज आधी अधूरी मिलती है। आप पढ़ सकते हैं और पढ़नी भी चाहिए, लेकिन मैं जो बुक प्रिफर कराता हूं वो बी.एल. गुरुबर है। वो बहुत अच्छी बुक लिखी है, एसचांद पब्लिकेशन है, बी.एल. गुरुबर। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप लिख लीजिए बी.एल. गुरुबर। चलें आगे। नेक्स्ट, ज्योग्राफी। मैंने कहा आप यहां नहीं पढ़ते हैं तो आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी 6 से लेकर 12 तक। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक। नेक्स्ट, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की जो सबसे अच्छी बुक है वो गोची लियोंग है, जी.सी. लियोंग। बहुत अच्छी बुक है, वो आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है। प्लस 11-12 की एनसीईआरटी, 11-12 की एनसीईआरटी। एक चीज और, अगर आपको ज्योग्राफी बहुत कम समझ में आती है और आप यहां नहीं पढ़े हैं तो आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। उसमें भी लिख लीजिए 6 से लेकर 12 तक, अगर आप यहां नहीं पढ़ते हैं तो। ठीक। अच्छा, ये बुक्स हम इसलिए बता रहे हैं कि हम चाहते हैं हमारी नॉलेज को भी सप्लीमेंट किया जाए। आप अगर यहां पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा ये बुक्स में वो सारी बात थोड़ी अब ही बताई गई है, वो सारी बात बता दी गई है जो आर एस शर्मा में लिखी गई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं आप रियल कंटेक्स्ट भी पढ़ें, वो जरूरी है। एक परिपक्वता तभी आती है। एक होता नॉन एकेडमिक परसिवरेंस,
यानी जो आपने लेक्चर सुन लिया वो नॉन एकेडमिक परसिवरेंस है, यानी एक दृढ़ता, आपने मन बना लिया कि मुझे पढ़ना है तो क्लास आ गए, नॉन एकेडमिक है। एक होता है एकेडमिक परसिवरेंस, यानी अब मेरे को पढ़ा दिया गया, अब मैं खुद से क्या अच्छा कर सकता हूं। दोनों की जरूरत है सिविल सर्विसेज में, पॉइंट टू बी नोटेड। खाली क्लास से कुछ नहीं होगा, खाली बुक्स से कुछ नहीं होगा, खाली बुक्स से आपको समझ में आना चाहिए, फिर प्रॉब्लम ये है एवरीवन। तो ज्योग्राफी में जीसी लियोंग, सोसाइटी में अभी के लिए आप एससी दुबे लिख लीजिए, एससी दबे, और नदीम हसनैन, दोनों में से एक बुक ले सकते हैं, या तो नदीम हसनैन या फिर एससी दुबे। ठीक है एवरीवन, आगे चले हम। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए एक हिस्ट्री का और पोर्शन होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसे भी लिख लीजिए। उसमें हम 13 पेज के नोट्स आपको देंगे, वो 1950 से लेकर, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस अंग्रेजों के जाने के बाद आता है, तो 1950 से लेकर सन 2005 तक की सारी जितनी भी डेवलपमेंट हुई है उसके नोट्स होंगे। 13 पेज में हमने सारी बुक लिख दी है वो, उसके अलावा उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो सेज आईएएस के नोट्स लिख लीजिए, आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में आते भी रहते हैं नोट्स, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आगे आइए, नेक्स्ट जीएस पेपर सेकंड, जनरल स्टडीज पेपर सेकंड। इसमें 3-4 सब्जेक्ट है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी भी कहते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस भी कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, आजकल जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है वो लक्ष्मीकांत से निकल सकता है, लेकिन लक्ष्मीकांत को आपको पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब लक्ष्मीकांत में कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंट्री लिखी है, किसी बुक से कुछ, किसी बुक से कुछ। अब प्रॉब्लम यह है आप ये नहीं समझ पाएंगे क्या ऑथर की कमेंट्री है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है। दिस इज द प्रॉब्लम। फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन रियल डॉक्यूमेंट है, बेयर एक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट में भी वही चलता है। सुप्रीम कोर्ट में तो लक्ष्मीकांत के ऊपर नहीं होती ना बहस। कोई वकील ये कह दे मैं लक्ष्मीकांत पढ़ के आया हूं कॉन्स्टिट्यूशन की, वहां तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ही दिखाना पड़ेगा। तो बात यह है, एक अच्छा सिविल सर्वेंट उसे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा कंठस्थ होना चाहिए। और हमारी क्लासेस में भी आपने देखा होगा बेयर एक्ट से ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आपको यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लेनी है, साथ के साथ आप उसे लक्ष्मीकांत के साथ पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो, वरना हम जितना करा देंगे वो इनफ होता है। लेकिन अगर सिंपल सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सेल्फ करना चाहते हैं, ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है सेल्फ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई नहीं है। देखिए मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, हम तो बस आपको स्पून फीडिंग कर देते हैं। यानी जो आप 5 से 7 साल में सीखेंगे वो हम आपको 1 साल में सिखा रहे हैं, बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर आग होगी तभी आईएएस बनेंगे, टीचर नहीं बनाएगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। मेरे इतने स्टूडेंट्स निकलते हैं और व्हाट्सएप पे थैंक यू लिखते हैं मुझे कि सर थैंक यू। अब मैं उनसे यही कहता हूं, हमेशा यही कहता हूं, ये आपकी मेहनत के कारण आप निकले हैं, वरना बच्चे तो मैंने बहुत सारे पढ़ाए हैं, वो तो नहीं निकले। तो जो निकलते हैं वो अपनी मेहनत से ही निकलते हैं। टीचर तो बस एक राह दिखा सकता है, आपके अंदर आग होगी तो ही होगा। चलिए, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन लेना है, और ज़्यादा अगर आप सिंपल सी बात है सब जो करते हैं वो करना चाहते हैं तो लक्ष्मीकांत भी ले सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। एवरीवन, नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशन, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए इंडियन इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें कौन सी बुक पढ़नी है आपको? देखिए इंटरनेशनल रिलेशन की कोई बुक अच्छी तो आती नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। पैक्स इंडिका शशि थरूर ने लिखी थी, वो अब पुरानी हो चुकी है। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए सबसे अच्छा है न्यूज़पेपर आप पढ़ें, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। क्योंकि आजकल यूपीएससी कंटेम्प्रोरी ही क्वेश्चन पूछता है,
और सबसे अच्छा सोर्स मैं बताता हूं इंटरनेशनल रिलेशन का, कोई भी न्यूज आए, मान लीजिए इंडिया यूएस ने कोई डील साइन करी है, तो आपको कुछ नहीं करना, इंडिया यूएस रिलेशन पढ़ लिखना है और विकिपीडिया का पेज पढ़ लेना है, उससे अच्छा कोई सोर्स नहीं है। एवरीवन, सोचना समझना हम सिखा देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो मल्टीपल पैराडाइम बनाना है वो हम सिखा देंगे, क्योंकि उसमें ट्रेनिंग की भी जरूरत है कुछ। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन की एज सच कोई बुक नहीं आती, विकिपीडिया इज द बेस्ट सोर्स। वो अलग बात है कि विकिपीडिया एडिट होता रहता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, लोग कहते हैं विकिपीडिया पे गलत इन्फॉर्मेशन कितनी बार होती है, वो चेंज भी हो जाती है विद इन 5 सेकेंड, उसका पीयर रिव्यू होता है बेटा, बहुत सारे पीयर रिव्यू करने वाले होते हैं, हम ही गलती बता देते हैं अगर कहीं होती है तो, ठीक है। वो तो इंप्रूव होता रहता है, अच्छा नॉलेज का सोर्स है, आप पढ़ सकते हैं। पहले किसी टीचर ने बताया होगा विकिपीडिया कर लो, क्योंकि आईआर में अच्छा है ये। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, आपको यकीन नहीं होगा, ये देखो, इसमें सारा पहले क्या रहा, वर्ल्ड वार सेकंड में क्या रहा, सब चीज एक हिस्ट्री 2004 से 2014 क्या रहा, ये अच्छा सोर्स है, ठीक है। बाकी हम तो देखेंगे ही, वो इसकी नॉलेज से बहुत ऊपर होगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। एवरीवन, आगे आइए। इंटरनेशनल रिलेशन देख लिया। वैसे राजीव अहीर कोई बुक लिख दो, राजीव कह रहे हैं उसकी बुक आती है, हाँ राजीव सिकरी बुक आती है, वो भी मैंने पढ़ी है और वो भी ठीक ठाक है, राजीव सिकरी भी ठीक ठाक बुक है, ठीक है। पैक्स इंडिका भी ठीक ठाक बुक है, ठीक है, शशि थरूर। लेकिन इतना सारा हम कर भी नहीं सकते ना, आपको ध्यान रखना है कि हमें लिमिटेड कम करके ज़्यादा लेना है, और सोचना ज़्यादा है। पेपर सोचने का है, पेपर ही सोचने का है। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ये हमारी क्लास के लिए मैंने बुक लिस्ट बनाई है। मान लो आप यहाँ पर क्लास नहीं लेते हैं, तो आपको कैसे तैयारी करनी है। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में लक्ष्मीकांत एंड कॉन्स्टिट्यूशन से करनी है, प्लस उससे पहले 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं तमिलनाडु की बुक पढ़ रहे हैं हम, मैं आपको बता दूं इन सब से कोई फायदा नहीं है। यूपीएससी का जो सोर्स है वो एनसीईआरटी है, वो कहती है कि हम एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाते हैं, हम रेफरेंस एनसीईआरटी को लेते हैं, और एनसीईआरटी की लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू अदर बुक्स। तो अगर आप ये कहें मैं तमिलनाडु पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इनसे कोई फायदा नहीं है। एवरीवन, और वैसे भी मैंने खुद तमिलनाडु की बुक्स देखी है। पहली बात तो स्टेट जितने भी होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो सेंटर के बिहाफ पे रिसर्च कर सके, सेंटर के लेवल का रिसर्च कर सके। दूसरी बात, तमिलनाडु की बुक फैक्चुअल ज़्यादा है, यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर कंटेक्चुअल ज़्यादा है। दिस इज द अनदर प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत सारे आपको सीनियर मिलेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो आपको तमिलनाडु की बुक जरूर बताएंगे, लेकिन बी अवेयर, सबसे ज़्यादा वो आदमी पद भटकाता है जो बहुत सालों से तैयारी कर रहा और प्री नहीं हुआ, वो पद भटका देगा आपका। तो ऐसा नहीं करना है आपको। एवरीवन, आप खुद सोचना चाहिए, फैक्चुअल बुक है। यूपीएससी जब एनसीईआरटी कह रही है, कोर्ट में कह रही है कि एनसीईआरटी हमारा रेफरेंस बुक है, तो आप तमिलनाडु पढ़ के क्या करेंगे। आइए नेक्स्ट, जनरल स्टडीज सेकंड में एक तो इकोनॉमिक्स लिखी है। मैं देखिए प्री और मेंस, एक चीज और सुन लीजिए, प्री और मेंस कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। ऐसा नहीं है प्री की तैयारी आप अलग कर सकते हैं और मेंस की तैयारी अलग कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिविटी है उसी में सब्जेक्टिविटी डालनी है। आप जो हिस्ट्री प्री में पढ़ रहे हैं वही आपकी मेंस की भी है, बस मेंस में आप लिख रहे हैं, इतना डिफरेंस है बस। और आप कह रहे हैं ना, जैसे एक चीज और बता दूं, आप अगर कहें कि जैसे आप देखें मेंस में आप देखेंगे एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री नहीं लिखा, इन्होंने क्या लिखा है, इंडियन कल्चर। क्या इंडियन हिस्ट्री इंडियन कल्चर है?
हमारे हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन में धोती पहनते थे, आज भी हम धोती पहनते हैं। समझ में आई बात? ये कल्चर, हिस्ट्री ही कल्चर होती है। प्रूफ करें इसे भी छोटा सा है। जैसे आप देखेंगे 1970s में प्रेम रोग टाइप की मूवी आती थी, क्योंकि टॉकिंग टू अ गर्ल इज अ फैंटेसी। आज प्रेम रोग टू टाइप की मूवी नहीं आती है, क्योंकि हिस्ट्री और सोसाइटी चेंज हो गई है। आज आती है प्यार का पंचनामा। परेशान है भाई, समझ में आई बात? तो सोसाइटी, हिस्ट्री के साथ, सोसाइटी के साथ पूरा कल्चर चेंज होता है। डीडीएलजे से पहले पंजाब को छोड़कर, हरियाणा को छोड़कर कोई करवा चौथ नहीं मनाता था। आज पूरी इंडिया मनाती है। डीडीएलजे ने इतना फेमस कर दिया उसे। हिस्ट्री इज कल्चर एवरीवन। चलिए, तो यहां पे इन्होंने कल्चर लिख दिया, प्री में इन्होंने एंशिएंट और मेडिवल लिखा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्री और मेंस कोई भी वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। ये आप ध्यान रखेंगे हमेशा। क्या होता है ना, कितने लोग प्री का कैश कोड कर लो, बिना लिखे सिलेक्शन यूपीएससी में नहीं होगा। और आज का पेपर ऐसा आ रहा है कि अब एक ही पेपर का कंपटीशन हो गया, वो है प्री का आजकल का पेपर। क्योंकि मेंस अब प्री ऐसा बना दिया है, या तो आपने इन डेप्थ पढ़ा है, हर चीज से वाई पूछी है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर किस्मत के ऊपर होगा। और किस्मत बार बार अच्छी तो होती नहीं है, फिर तो हर किसी को अपनी किस्मत ही सबसे बुरी लगती है। तो किस्मत बार बार अच्छी नहीं होगी, लेकिन आपने इन डेप्थ पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो बात यह है, जो लोग जिनके अच्छे नंबर आते थे ग्रेजुएशन में और सीबीएसई में, और वो अगर खाली इंग्लिश के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन अब नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, क्योंकि रटने रटाने वाला पेपर ही नहीं रहा। एवरीवन, आइए आगे आइए। तो हमने इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे। इकोनॉमिक्स में मैं आपको चीज बता देता हूं, इकोनॉमिक्स में कैसे बुक पढ़ सकते हैं आप। इकोनॉमिक्स की एज सच कोई अच्छी बुक मार्केट में ऐसी उपलब्ध है नहीं, उपलब्ध नहीं है। आप ये कर सकते हैं, एक तो 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है इकोनॉमिक्स की, उसे आप पढ़ेंगे। फर्दर 11th और 12th भी पढ़ लीजिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे तो वो भी आपको फायदा देगा। वो वैसे फायदा नहीं देगा, लेकिन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू सोचने में हेल्प करेगा। क्योंकि माइक्रो यानी छोटे लेवल की इकोनॉमिक्स पता होगी तो बड़े लेवल पे अप्लाइड की जा सकती है, मैक्रो पे अप्लाइड की जा सकती है। एवरीवन, प्लस आपको इकोनॉमिक्स ऐसी करनी है, वैसे तो हम यहाँ पे कराएंगे ही, आपको खुद भी ऐसी करनी है कि आप, भारत सरकार का आर्थिक समीक्षा आता है इकोनॉमिक सर्वे, वो सर्वे पढ़ना जानते हो। 2023 में भी 3 क्वेश्चन डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे से पूछे गए, तो आपको पढ़ना आना चाहिए वो। फर्दर जो उनमें ग्राफ्स और टेबल दे रखी हूं, उन्हें इंटरप्रिटेट करना आता हूं। ठीक है, तो पहले आप बस 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे आपका यहां हो जाएगा। और जो सिंपल सी बात है, बाकी स्टूडेंट है वो देख सकते हैं इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इतनी खास बुक है नहीं इकोनॉमिक्स में। दत्त एंड सुंदरम आती है, वो बहुत मोटी है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो दत्त एंड सुंदरम भी अच्छी बुक है इंडियन इकोनॉमी की। आगे चलते हैं, टेक्नोलॉजी। जो यूपीएससी टेक्नोलॉजी पूछ रहा है उसकी कोई बुक नहीं आती है, वो द हिंदू के करंट अफेयर्स की न्यूज़ है। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, 2 न्यूज़पेपर। अच्छा, एक चीज़ और, 2 न्यूज़पेपर आपको पढ़ने हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी और द हिंदू भी। अभी ये भी बताएंगे न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए, कैसे किया जाए, डोंट वरी अबाउट इट। 5 मिनट का सेशन लेंगे बस। तो टेक्नोलॉजी में आपको, टेक्नोलॉजी लिखा है यहां पर, क्या करना है, एक तो आप 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे साइंस की, वो बेसिक के लिए है, कि बेसिक आपको पता हो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, पता हो फोर्स बल क्या होता है, न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन क्या है, थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल क्या है। इसलिए आपको ये एनसीईआरटी पढ़नी है। एवरीवन, प्रेशर कुकर को जब बंद करते हैं
तो प्रेशर कहाँ लगता है, इस तरह के क्वेश्चन वो आते हैं 9th 10th की एनसीईआरटी से, प्लस न्यूज़, करंट न्यूज़, साइंस जर्नल से तक से न्यूज़ आती हैं। तो एक तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो क्लास है और जो करंट अफेयर्स होते हैं वो तो क्लास में होंगे ही, जो खुद से आपको करना है वो कुछ नहीं करना, न्यूज़पेपर पढ़ना है, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस का। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट। देखो कुछ टॉपिक इसी में आ जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। इन्वायरमेंट में क्या करना है, इन्वायरमेंट की भी मुझे वो बुक आज तक नहीं मिली जिस लेवल पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, सच बात है। लेकिन समझ के लिए इन्वायरमेंट की एक बड़ी अच्छा मुझे नोट्स मिले, नोट्स और बुक कह सकते हैं आप, इग्नू के। इग्नू ने इन्वायरमेंट पे बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। आप इग्नू देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अगर आप कहूं शंकर आईएएस पढ़ लीजिए, बेटा वो करके बच्चों ने देख लिया है, 2023 का पेपर मिला लो और शंकर आईएएस का Ctrl+C Ctrl+V कर लो, यानी कॉपी पेस्ट करके देख लो क्वेश्चन। समझ में आया? जो पहले के निकल गए हैं या दो पहले के कर रहे हैं और जो अब जिस तरह से क्वेश्चन हर साल चेंज हो रहा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, आप ये समझिए जल्दी। हमें वही नहीं कर रहा जो एक भेड़ है, भेड़ चाल में नहीं चलना है, यूनिक, अलग, सोचने समझने वाला टेक्स्ट पढ़ना है, जिसे लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। आपको लिविंग डॉक्यूमेंट पढ़ने की जरूरत है। अब चलें आगे। तो इन्वायरमेंट में इग्नू के नोट्स पढ़ने हैं, प्लस एक वेबसाइट है डाउन टू अर्थ, वो आप फॉलो करा करें, अच्छी वेबसाइट है डाउन टू अर्थ। लिखो डाउन टू अर्थ, लिख लो। चलिए नेक्स्ट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट तो एनडीएमए से अच्छी वेबसाइट और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कोई नहीं बताता। अगर आप एनडीएमए की वेबसाइट खोलेंगे, इसमें हिस्ट्री से लेकर सब कुछ मिल जाएगा आपको। आ जाइए, साइक्लोन, सुनामी, हीट वेव, फ्लड, अर्थक्वेक सब मिल जाएगा, क्या करना है, किस तरह से आता है, डू एंड डोंट्स। आप एक वो है तो आपको पता भी होना चाहिए डू एंड डोंट्स क्या है, सुनामी जब आए, अर्थक्वेक कब आए, आज जब आए, तो एनडीएमए बेस्ट है। ठीक है, तो लिख लीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट में एनडीएमए। चलिए आगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट कहाँ थे हम? सिक्योरिटी पर। अशोक, आई थिंक डॉक्टर अशोक की एक बुक आती है, एक्स आईपीएस रहे हैं शायद, डीजीपी, उनकी आपको बुक पढ़नी है सिक्योरिटी पर। देख लेते हैं, मैं बुक दिखा देता हूँ आपको अमेजोन पर। क्या हो बेटा? अशोक सिंह, हाँ अशोक कुमार है, सिंह नहीं है। ये चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इस बुक को पढ़ सकते हैं। बेसिकली आपको मैं एक बात बताऊं, बुक आप कुछ भी पढ़ लीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड, फिर दोबारा हम एक इसी बात पे आते हैं, बुक और भी पढ़ लीजिए, आपको लिंक करना आना चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी विदाउट इंटरनल रिलेशन पढ़ने के बजाय आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ नहीं सकते। आपको इंटरनेशनल रिलेशन पता होगा तो इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ सकते हैं। मणिपुर का अगर दंगे हो रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए वहां पे मोरे बॉर्डर लगता है और म्यांमार में मिलिट्री जुंटा आ गई है, जिसके खिलाफ और जिसके अगेंस्ट इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन भी करा था, ऑपरेशन सनराइज। इंटरनेशनल रिलेशन इंटरनल सिक्योरिटी से कनेक्ट जब तक नहीं होंगे तब तक आप इसे नहीं पढ़ सकते। और वो कनेक्शन कैसे होगा, कैसे होगा? अगेन मैं आपको वही बात कहूंगा कि सोचना पड़ेगा। यहाँ पे क्लासेस में वो भी कराया जाता है, सोचना कैसे है, समझना कैसे है, लेकिन फॉर टेक्सुअल कंटेक्स्ट आप इन बुक को पढ़ सकते हैं। फायदा दे तो ठीक है, नहीं दे तो एटलीस्ट फैक्ट पता होंगे कि हम जब क्लास ले रहे हैं तो आप इंटरलिंक कर सके। एवरीवन आगे आइए।
ना लास्ट एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। मैंने अगेन एंड अगेन कहा है, एथिक्स में एक तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर जिनका नाम जस्टिस बाय माइकल सैंडर है। 13-14 लेक्चर की सीरीज है, आपको वो करना है कंप्लीट एथिक्स में। एंड अगेन एथिक्स के लिए जो सोर्स है वो सोर्स, अब आप अगर एथिक्स के क्वेश्चन देखोगे आजकल तो फिलॉसफिकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो एथिक्स 3 चीज़ों का मिश्रण है, एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन कि आदमी सोचता कैसे है, एक फिलॉसफिकल डायमेंशन और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डायमेंशन। 3 डायमेंशन की आपको ज़रूरत है एवरीवन। इन तीनों डायमेंशन पे आपको पढ़ाया भी जाता है। अभी तक मुझे एक कॉम्प्रहेंसिव बुक इसकी नहीं मिली है। डिफरेंट सोर्स में आप ये सिलेबस लिखा है, बुक से अच्छा ये होगा कि आप ये सिलेबस इंटरनेट से पढ़ लें, वो आपको ज़्यादा फायदा देगा। बुक नहीं है कोई। बेटा यूपीएससी में जो बुक्स हैं वो अब रिडेंडेंट हो चुकी हैं, वो नई बुक्स नहीं है कोई मार्केट में। और वो पुरानी बुक्स जो है यूपीएससी उनसे नहीं पूछ रहा है, क्योंकि उनका कंटेंट लेवल यूपीएससी के लेवल से बहुत ज़्यादा लो लेवल का है। यूपीएससी इनसे बहुत आगे निकल गई है। दिस इज द प्रॉब्लम। इसलिए आप ये सिलेबस है इसका जो आपको दे भी दिया जाएगा, इस सिलेबस को जो क्या तो इंटरनेट पे डालेंगे, पढ़ लेंगे। चलें आगे बात करें, और इसमें सब कुछ दे भी रखा है। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी तक आपको चुनना पड़ता है, आगे 2 से 3 साल डाउन द लाइन, क्योंकि यूपीएससी पे डिफरेंट कमिटीज की रिकमेंडेशन है कि इस ऑप्शनल को हटा दिया जाए। तो यूपीएससी अभी ऑप्शनल हटाने का सोच भी रही है, जैसे यूपी पीसीएस ने ऑप्शनल हटा दिया, हरियाणा हटा देगी। अब यूपीएससी कब हटाती है वी डोंट नो, एटलीस्ट इलेक्शन ईयर में तो नहीं हटाया जाएगा एवरीवन। तो 2025 के करीब हो सकता है कि ऑप्शनल हट जाए। अभी के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा 2024 के लिए तो एटलीस्ट। और वो कैसे करेंगे ऑप्शनल, सुनिए 48 ऑप्शनल है, 45 से 48 ऑप्शनल है, इलेक्टिव होते हैं। एक पेपर चुनना पड़ता है आपको, यानी एग्रीकल्चर चुन सकते हैं, ज्योग्राफी चुन सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी चुन सकते हैं। और इन इलेक्टिव यानी इलेक्टिव जो चुनेंगे आप, इसके ऊपर यूपीएससी 2 पेपर लेता है। कितने? 2 पेपर। यानी एक ऑप्शनल का पेपर होगा, इलेक्टिव इसे कहते हैं, वैकल्पिक हिंदी है इसकी वैकल्पिक। और इसके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और सेकंड। पेपर फर्स्ट जो आएगा वो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से आता है, पेपर सेकंड जो आता है वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से आता है। ठीक है, मोस्टली ऑप्शनल्स में ऐसा ही होता है। फर्दर कितने स्टूडेंट्स की ये भी डिमांड रहती है कि सर हम ऑप्शनल चुने कैसे, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और जब तक यूपीएससी ऑप्शनल नहीं हटा रहा है तब तक तो बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा ये। क्यों? ऑप्शनल के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है रैंक दिलवाने में। एसए, एथिक्स और ऑप्शनल, एक एसए का भी पेपर होता है, देखेंगे हम आगे। एसए, एथिक्स एंड ऑप्शनल, ये आपको नंबर दिलवाते हैं, ये आपकी रैंक दिलवाते हैं। तो ऑप्शनल कैसे चुनना है इसके ऊपर मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पहले कोशिश करें जो आपके ग्रेजुएशन में रहा है वो ऑप्शन अगर आप चुन सकते हैं तो चुन लें, क्योंकि ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ा है या मास्टर्स में जो आपने पढ़ा है आपको उसके बारे में टू एंड फ्रो पता है और आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसे चुन लें। ये मत सोचें कि मार्केट में मेरे साथ वाले ने वो लिया है या नहीं लिया है, ये मत सोचें। क्यों? जिस ऑप्शन में जितने कम लोग होते हैं ना उसके मार्क्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं, भीड़ कम है ना उसमें। ऑप्शनल में भीड़ ज़्यादा है तो बेस्ट को मार्क्स मिलते हैं। फिर अंधों में काना राजा भी हो सकता है ना। इट इज बेटर टू रूल इन हेल देन टू सर्व इन हेवन एवरीवन। तो पहला ऑप्शन वो चुने जो आपका मास्टर्स का या ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हो। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है जो हम ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हैं उससे हेट करने लगते हैं, और वो हेट करने का कारण ये है हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे टीचर्स ने ऐसा पढ़ाया कि वो सब्जेक्ट हमें अच्छा ही नहीं लगता, हेट करने लगते हैं उसे।
यहाँ पे टीचर्स का फॉल्ट है कि सब्जेक्ट कैसा पढ़ाया गया है कि हम सही नहीं समझते उसे। तो कितनी बार जब आप हेट करने लगे तो आप पहले ऑप्शंस पे ना जाएं, क्योंकि अगर आपको एक बार किसी सब्जेक्ट से नफरत हो गई फिर वो जिंदगी भर आप नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे ही पढ़ेंगे यूइन करेंगे, हाफियां लेंगे और सो जाएंगे। दूसरी प्रेफरेंस उसे दें जो आपकी पास्ट टाइम स्टडी है। पास्ट टाइम क्या कहते हैं इसे? पास्ट टाइम स्टडी, यानी जो आपको अकेले में पढ़ना अच्छा लगता है। कभी कभी आप पढ़ते हैं तो उसे पढ़ने में अच्छा फील होता है। वो लिटरेचर भी हो सकता है। वो क्वेश्चन जब बिल्कुल मान लो डिप्रेस्ड है तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं। आपको आईआर पढ़ना अच्छा लगता है तो पीएसआईआर ले सकते हैं। आपको सोसाइटी को पढ़ना अच्छा लगता है, सोशियोलॉजी ले सकते हैं। आपको दुनिया मदर नेचर को जानना अच्छा लगता है, ज्योग्राफी ले सकते हैं। आपको हिस्ट्री से कुछ सीख लेनी होती है, हिस्ट्री की कहानियां अच्छी लगती हैं तो हिस्ट्री ले सकते हैं, जो आपकी पास्ट टाइम स्टडी है। ठीक है। अब कहो मैं तो पढ़ता ही नहीं हूं, पास्ट टाइम तो मैं लूडो खेलता हूं, लूडो किंग, आई एम द किंग ऑफ लूडो। समझ में आया? ऐसे पासे फेंकता हूं सकनी मामा की तरह, दूर दूर तक कोई आ नहीं पाएगा। मैं लूडो किंग हूं, पास्ट टाइम स्टडी ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। तो आप वो ऑप्शनल चुने जिसमें कोई आपको गाइड कर सके। कोई भी सीनियर जो मेंस तक गया हो, एटलीस्ट मेंस तक गया हो, ऐसे किसी सीनियर को पकड़े और कहें भैया या दीदी मैं ऑप्शनल पढ़ना चाहता हूं और आप मुझे गाइड कर सकते हैं तो कर दीजिए। तो तीसरा प्रेफरेंस उसको दे जो आपको गाइडेंस अच्छी दे सके। तीसरा प्रेफरेंस ये है। एवरीवन? फोर्थ प्रेफरेंस ये है कि आप पूरा जीएस का सिलेबस पढ़ लें। पहले पूरा जीएस के सिलेबस पढ़ लें। अब कुछ ऑप्शंस की लिस्ट निकालिए। पहला ऑप्शन मान लो एग्रीकल्चर, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा हिस्ट्री, फोर्थ मान लो पीएसआईआर। आपने एक लिस्ट बना ली। उन ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखिए और क्वेश्चन मत देखिए, 5-5 क्वेश्चन दोनों पेपर के, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए कहां सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी हो गई। जहां आपको आसानी फील हो वो ले लीजिए। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। तो प्रेफरेंस समझे कैसे लेना है एवरीवन। पहला प्रेफरेंस क्या है? ग्रेजुएशन और मास्टर्स वाला। दूसरा प्रेफरेंस पास्ट टाइम स्टडी, क्योंकि पास्ट टाइम स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो सब्जेक्ट हमें किक देता है उसमें हम अच्छा भी कर सकते हैं। थर्ड क्या कहा मैंने? गाइडेंस। फोर्थ क्या कहा? सारा पढ़ने के बाद पीवाईक्यू। एवरीवन? अब कोई ये नहीं पूछेगा कि पीवाई ऑप्शनल कैसे लेना है। एवरीवन? अब एक चीज और लास्ट, इसे खत्म करके हम क्लास ओवर करेंगे कि हर सब्जेक्ट की कोई कुछ आत्मा होती है। उस आत्मा से आपको पढ़ना है, उसे फील करना है। जब तक आप ज्वालामुखी, अगर हम ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं और आप उसे फील नहीं कर पाए कि ज्वालामुखी कैसे होता होगा, ऊपर फटता होगा तो एकदम से ठंडा हो जाता होगा, तो उसके पत्थर बहुत महीन होते होंगे। नीचे फटता होता होगा तो बहुत धीरे धीरे ठंडा होता होगा, क्योंकि जमीन के अंदर है, तो पत्थर में क्रिस्टल बन जाएंगे। जब तक आप इस लेवल की पढ़ाई नहीं कर पाते तब तक यूपीएससी निकालना मुश्किल है। तो पहले तो सब्जेक्ट को फील करना है। फील। हिस्ट्री में क्या करना है? हर समय यह देखना है कहां कंटिन्यूटी है, कहां चेंज है। सीएनसी। इकोनॉमिक्स में देखना है हर चीज डिमांड एंड सप्लाई। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डिमांड। किसकी कितनी डिमांड है और किसकी कितनी सप्लाई। ये एक छोटे से प्रिंसिपल पे पूरी इकोनॉमिक्स है और हम एक छोटे सूत्र पे पूरी इकोनॉमिक्स रट देंगे। आप ऐसा हो जाएगा कायनात खत्म हो जाए, इकोनॉमिक्स की बुकों में आग लग जाए, आप अपनी बुक से लिख लेंगे। तो डोंट वरी अबाउट इट। ज्योग्राफी।
ज्योग्राफी में आपको यह ध्यान रखना है कि एक्सोजेनेटिक, ऊपर से लगने वाले, एटमॉस्फेयर के साइड से लगने वाले फोर्स क्या है, अंडर से लगने वाले क्या है। हवाओं में आएंगे तो लो प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर क्या है, इस पे पूरी ज्योग्राफी बेस्ड है। एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, ये पूरी ज्योग्राफी का सार है, आत्मा है। इसी पे हम पूरी ज्योग्राफी ऐसे कर देंगे कि वो कायनात तक याद रहेगी। फिर आगे चलते हैं। साइंस एंड टेक। जब भी साइंस एंड टेक करें तो अपने विस्टास को ओपन करें। विस्टास का मतलब साइंस कम्स विद पॉसिबिलिटीज। कि मान लो 3D प्रिंटर है, वो अगर ये इंटरेक्टिव पैनल बना सकता है तो आर्टिफिशियल हार्ट भी तो बना सकता है। जो रॉकेट मार्स पे मार्स ऑर्बिटल मिशन भेज सकता, मंगलयान, वो चाइना तक भी तो जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल, सोचना है, ये पॉसिबिलिटीज हैं। डिफेंस से, पीस से डिफेंस में भी ट्रांसफर होती है टेक्नोलॉजी। ISRO मार्स पे मिशन भेजता है, हम मार्स तक मिशन भेज सकते हैं, तो वो मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह भी यूज हो सकती है। इतना सोचना है। पॉसिबिलिटीज, आइडेंटिफाई द पॉसिबिलिटीज। साइंस इज नथिंग बट पॉसिबिलिटी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज, इमेजिनेशन, ये साइंस है। टेक्नोलॉजी को लगा के देखना है। और क्वेश्चन भी पॉसिबिलिटीज पे आते हैं। आप साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा यूपीएससी के, दे आर ऑल पॉसिबिलिटीज। उनका आंसर बुक्स में नहीं है। पूछता है स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट जीपीएस कहां कहां यूज हो सकता है, नहीं भी पता है तो मोस्ट ऑफ द जगह यूज हो सकता है। अभी नहीं यूज हो रहा हो, आगे हो सकता है। पॉसिबिलिटीज। तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या सर्च करना है? इन्वायरमेंट, धरती, मदर नेचर, ये भी पॉसिबिलिटीज के साथ आती है। डार्विन के सिद्धांत के साथ आती है, सर्वाइवल द फिटेस्ट। तो यहां पे भी पॉसिबिलिटी, ये दोनों इंटरलिंक्ड है। वैसे देखा जाए इन्वायरमेंट साइंस से भी आता है, ज्योग्राफी से भी आता है। तो इन्वायरमेंट में भी अगेन आपको क्या सर्च करनी है? पॉसिबिलिटी। मदर नेचर में कुछ भी पॉसिबल है। आज हम देखेंगे इस क्लास के बाद एलियन टोपोग्राफी, यानी विंड किस तरह के संरचनाएं बनाती है, और आपको दिखेगा कि ऊपर वाले से बड़ा चित्रकार कोई नहीं है। पूरे पूरे पहाड़ काट के वैली बना देता है और वो देखने में इतना सुंदर लगती है। ऐसा चित्रकार आदमी नहीं हो सकता। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज। कौन सा सब्जेक्ट रह गया बेटा? पॉलिटी। पॉलिटी जब आप पढ़ें तो देखिए, पॉलिटी की तो आत्मा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जो और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हम एक एक लोगों की जान नहीं बचा सकते। ऐसे कितना एक एक आदमी पे कहां लॉ एंड ऑर्डर दे। उस स्टेट को शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए, क्योंकि स्टेट बनते ही लॉ एंड ऑर्डर पे है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि स्टेट को हम टैक्स देते हैं और स्टेट हमें लॉ एंड ऑर्डर देता है। ये पहली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यानी आज से 5000 साल पहले जो पहली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई थी, वो भी इसी सिद्धांत पे आई थी। हम 21वीं शताब्दी में अगर ये कहें कि किसी आदमी को हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं दे सकते, ये हमारी विफलता है स्टेट की। तो आपको पॉलिटी में ये देखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसकी आत्मा है। और कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा क्या है? प्रियम्बल। अगर आपको प्रियम्बल सही से पता है, प्रियम्बल सही से आता है, तो पूरी पॉलिटी आपके लिए बहुत आसान है। सब चीज है उसमें। हमने एक प्रियम्बल की क्लास भी ली थी, आप YouTube पे वो जाके आप देख सकते हैं, और देख सकते हैं कैसे इंडियन समाज की, ये भारत की पूरी सरकार की, समाज की जितनी भी हमारी पॉलिटी है, राजनीति है, उन सब की आत्मा प्रियम्बल है।
एथिक्स के जब क्वेश्चन सॉल्व करें और एथिक्स जब पढ़ें तो उसकी भी एक आत्मा है, उसे कैसे समझना है ये देखिए। और मैं इंटरनेशनल रिलेशन की भी आत्मा बताऊंगा, डोंट वरी। एथिक्स की भी एक आत्मा है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक गांधी जी ने तलिस्मान दिया था, क्या दिया था, उसे याद रखें हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। और वो क्या तलिस्मान है कि जब भी आप किसी डाउट में हो, जब भी आप किसी डाउट में हो और एक एथिकल डायलेमा यानी आपका रास्ता ना पता लगता हो कि क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या करना है, उस आदमी के फेस को याद करना है जो बहुत गरीब है, जो वीकेस्ट है। और आप फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि मेरा कोई कार्य है उसकी जिंदगी में कोई सुधार ला सकता है तो आपको वो काम करना चाहिए। अगर कोई सुधार नहीं ला सकता तो वो काम नहीं करना चाहिए। ये आत्मा है एथिक्स की। और हमारी एनसीईआरटी के हर पेज, हर स्टार्टिंग के पेज पे ये आत्मा लिखी हुई है और हमने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। दिया हमने ध्यान कभी? ये एथिक्स की आत्मा है। गांधी जी का तलिस्मान कहते हैं, या फिर अब तलिस्मान को हिंदी में कोई हिंदी क्या होगी तलिस्मान की, कहते हैं ना वो दे दिया, सिद्धांत कह सकते हैं, सिद्धांत कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लास्ट सब्जेक्ट की और बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें क्या सिद्धांत काम करता है? अगर आप फॉरेन डिप्लोमेट हैं और इंटरनेशनल रिलेशन का बात कर रहे हैं तो एक तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट आपको पता होना चाहिए, 1945 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ था फंडामेंटल राइट का, वो पता होना चाहिए। दूसरा रियलिज्म, हर कंट्री अपने राष्ट्र के बारे में सोचती है तो हमें भी अपने राष्ट्र के बारे में सोचना है। राष्ट्र हित सर्वोपरि, इस फिलॉसफी से क्वेश्चन करने हैं। और हर जब भी आप पढ़ें, कोई भी पढ़ाई आपके दिमाग में जब तक क्वेश्चन पैदा ना करे, कोई भी पढ़ाई जब तक आपका थॉट प्रोसेस को झंझोरे ना, तब तक उस पढ़ाई का सच में कोई मतलब नहीं है। आप कितनी ही पोथी रट लीजिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा आपकी, ना लाइफ में, ना आपकी पर्सनैलिटी में, ना आपके जीवन में। तो कोशिश करना है आज से ही एक पढ़ने का तरीका बदलना है और हर दिन कुछ ऐसा अपनी पर्सनैलिटी में इंप्रूव करना है। ये इंप्रूवमेंट आपकी बुक्स ही कर सकती हैं। मैंने आपको बार बार कहा है कि हम अपने जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, उनके कंधे पर ही बैठ के आगे सीढ़ी चल सकते हैं। अपनी सीढ़ी बनाने में जिंदगी निकल जाएगी। तो जिन्होंने जो भी अच्छा किया है, और हम मतलब किस नॉलेज इकोनॉमी में जी रहे हैं, हर चीज एक क्लिक पे उपलब्ध है और उसके बाद भी हमने अपना दिमाग इतना छोटा बना लिया है कि कोई भी नौकरी दिलवा दो। कितने स्टूडेंट कभी कभी आते हैं उनके पेरेंट्स और वो ये कहते हैं कि कोई भी नौकरी दिलवा दो, आप यूपीएससी छोड़ो। हम हाथ जोड़ लेते हैं उनसे, हम कहते हैं हम यूपीएससी के लिए ट्रेन कर रहे हैं, ये कुछ भी कर सकता है। आप ये मत कहिए कि कुछ भी दिलवा दो, मैं ये कह रहा हूं ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप सोच ही छोटा रखेंगे। आपको बस ये है कि लूसेंट रटवा के पेपर निकलवा दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। अपनी थिंकिंग बढ़ानी है, आपको सोचना है। सोक्रेटिक क्वेश्चन, हर चीज से वाई सत्य तक, जब तक आप वाई 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 नहीं पूछेंगे हर लाइन से, तब तक आपके थॉट प्रोसेस वो चेंज नहीं करेगी। चलिए इसी के साथ आज की क्लास हम ओवर करते हैं और फिर मिलते हैं अभी ब्रेक के बाद, उसमें एलियन टोपोग्राफी देखेंगे।